नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम सब देखेंगे वाक्य रचना होती क्या है। जैसे कि आप सब जानते होंगे यूपी टेट के हिंदी की क्लास हम सब शुरू किए हैं, जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम सब सबसे पहले थ्योरी को समझते हैं, फिर लास्ट में उसी थ्योरी से संबंधित कुछ PYQ क्वेश्चन को समझते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्या क्लियर हो जाए कि आपने जो टॉपिक को पढ़ा है उस टॉपिक से आपके यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। आपको पता होगा यूपी टेट में 30 क्वेश्चन आपके हिंदी से आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सब जो ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस ग्रामर को कवर करेंगे, फिर लास्ट में जो पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को हम सब कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अब समझते हैं वाक्य कहते किसे हैं। कह रहे मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। वाक्य वह सार्थक शब्द समूह है जिसके द्वारा लेखक तथा वक्ता लिखकर या बोलकर अपने भाव विचार को प्रकट करते हैं या फिर सुनाते हैं। कहने का तात्पर्य वाक्य का मतलब होता है दोस्तों, शुद्ध होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए और साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं आप ऐसा शब्द बोले अगला वाला समझ ना पाए, वही कह रहे हैं कि वाक्य होता है। कल की क्लास में हमने अक्षर को समझा था, अक्षर क्या होते हैं और वर्ड क्या होते हैं। अब इन्हीं अक्षर को हम सब मिला देते हैं तो आपका वाक्य बन जाता है, शब्द समूह बन जाते हैं। इन सब के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। अभी हम सब सबसे पहले समझेंगे वाक्य होता क्या है। वाक्य का मतलब आप समझ गए, साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। इसकी कुछ विशेषता यहाँ पे है, उसको हम बताते हैं आपको। वाक्य की विशेषता कह रहे हैं वाक्य में अस्पष्टता होनी चाहिए, सही है। पाठक या श्रोता के सोए भावों विचारों को जागृत करने में समर्थ हो, यह भी सही दोस्तों। वाक्य में शब्दों व पदों की तारतम्यता होनी चाहिए। व्यर्थ के पदों व शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो निरर्थक शब्द हैं, जो व्यर्थ शब्द हैं, उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। वाक्य का मतलब आप यही समझिए कि सही होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, साध होना चाहिए, समझने योग्य होना चाहिए, वही आपका वाक्य कहलाता है। कुछ वाक्य के तत्व के बारे में यहाँ पे बताया गया, इसे हम क्लियर करते हैं आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ तत्व क्या है, योग्यता। विशेषताएं इसमें दिए गए पदों के अर्थबोध का सामर्थ्य। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं सीता चम्मच से रोटी बनाती है। देखिए आपके पास एक शब्द आया चम्मच, आप यह सोचिए कि क्या कोई रोटी जो है चम्मच से बनाया जाता है? आप कहेंगे नहीं, चम्मच के बजाय चिमटा होना चाहिए कि जो है सीता चिमटा से रोटी बनाती है, तब तो ऐसा ही होगा। वाक्य में प्रयुक्त चम्मच शब्द अर्थव्यक्त में अयोग्य है, इसके स्थान पर चिमटा का प्रयोग होना चाहिए। वही चीज़ कह रहे हैं कि आप कहेंगे चिमटा तो चम्मच तो सार्थक है, लेकिन सीता जो है वह चम्मच से रोटी नहीं बनाएगी, वह सीता जो है चिमटा से रोटी बनाएगी। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, चिमटा होना चाहिए। सीता चिमटा से रोटी बनाती है। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। आकांक्षा करें वाक्य के अर्थ को लेकर किसी प्रकार की जिज्ञासा न होना। जिसे करें साइकिल चला रहा है, जैसे अभी हमने बोला साइकिल चला रहा है, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा, साइकिल चला कौन रहा है? कोई तो होगा, कोई तो करता होगा जो साइकिल चला रहा है। तो अब अगर आपसे ऐसे हम आपसे बोल दें कि वो साइकिल चला रहा है, आप कहेंगे, पूछेंगे नहीं कौन साइकिल चला रहा है? तो वही करें कि वाक्य में कर्ता अनुपस्थित है, उसे जानने की स्वाभाविक आकांक्षा यदि कर्ता के स्थान पर बच्चे या अन्य कर्ता प्रयुक्त हो तो वाक्य पूर्ण होगा। यह दोस्तों वाक्य पूर्ण नहीं है, साइकिल चला रहा है पूर्ण नहीं है। इसमें जब हम कोई सार्थक शब्द जोड़े, जैसे राम साइकिल चला रहा है, बच्चे साइकिल चला रहे हैं, वह साइकिल चला रहा है, जब इस प्रकार से हम कुछ इसमें जोड़ेंगे तब यह आपका सार्थक शब्द बनता है। आप ऐसे भी समझिए कि अगर इस तरीके से शब्द आए तब भी आपका यह शब्द पूर्ण नहीं है। इसमें आपको कुछ न कुछ शब्द लगाना पड़ेगा, इसे कोई कर्ता लगाना पड़ेगा, तभी वो आपका वाक्य पूरा होगा। चलिए कुछ क्रम को समझते हैं। क्रम भी होना चाहिए कि एक सही क्रम में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे करेंगे क्रम, वाक्य में प्रयुक्त पदों की उचित क्रम व्यवस्था हो, जैसे कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, इस क्रम में होना चाहिए। जैसे लेख मोहन लिखता है, पदों को उचित क्रम इस प्रकार होगा, मोहन लेख लिखता है। अभी हम आपसे जैसे सबसे पहले क्या होगा, कर्ता होगा, और यहाँ पे सब लिखना, यहाँ पे देखिए लेख सबसे पहले कर दिए हैं ना, तो यह नहीं,
सबसे पहले कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगा। लिखना क्रिया हो गया, लेख आपका कर्म हो गया, मोहन आपका कर्ता हो गया। यह आपका शुद्ध होगा। मोहन लेख लिखता है, यह आपका शुद्ध है। लेख मोहन लिखता है, आप कहेंगे ये भी तो सही है, नहीं, ये दोस्तों गलत है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कर्ता होगा। अब हम और समझते हैं। कह रहे हैं आसक्ति या सन्निध्य वाक्य के पदों में उचित दूरी हो। ऐसा नहीं एक बराबर दूरी होना चाहिए, एक नहीं एक शब्द यहाँ लिख दे, एक शब्द यहाँ लिख दे, ऐसा नहीं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पदों में अति निकटता है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पदों की अति दूरी है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पदों की उचित दूरी है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कह रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा लगे शब्द सटे, जिससे अगर आप स्पेस नहीं देंगे तब भी सही नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा स्पेस देंगे तब भी नहीं। आपको एक ऐसा स्पेस देना है जो हर शब्द के बीच में बराबर बराबर होना चाहिए। वही कह रहे हैं मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यह उचित दूरी है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। कह रहे हैं कि सार्थकता, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों की सार्थकता। पानी, जैसे यहाँ कह रहे हैं पानी वानी पियोगे, जैसे आपके घर पे कोई रिलेशन के आ जाते हैं, पूछेंगे नहीं कि पानी वानी पियोगे। अब देखिए आप कहेंगे पानी तो सही है, ये वानी क्या है? आप कहेंगे एक सार्थक शब्द है, यही एक सार्थक शब्द है, जिसे बोलने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। पानी वानी पियोगे, इस प्रकार से शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे वाक्य में प्रयुक्त वाणी शब्द निरर्थक है, इसका प्रयोग उचित नहीं है, तो ये आपका वाणी, यह भी आपका सार्थकता है, ये इसका भी प्रयोग उचित नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं कि अन्वय, वाक्य में लिंग वचन काल कारक का क्रिया के साथ उचित मेल हो। जैसे लड़के बाजार जाता है, देखिए आप कहेंगे यह शुद्ध है, लड़के बाजार जाता है, आप कहेंगे तो शुद्ध नहीं है। लड़के बाजार जाते हैं, शुद्ध क्या होगा? लड़के बाजार जाते हैं, यह आपका शुद्ध होगा। लड़के बाजार जाते हैं, ना कि ऐसा लड़के बाजार जाता है। अब लड़के बाजार जाता है यह अशुद्ध है। तो यहाँ पे हमने कुछ शुद्ध और अशुद्ध चीज़ के बारे में जाना कि क्या आप वाक्य कैसे लिखेंगे शुद्ध होगा और कैसे लिखेंगे अशुद्ध होगा। हम कुछ वाक्य के अंग के बारे में समझते हैं। वाक्य के अंग, एक उद्देश्य है, एक विधि है। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। प्रायः वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे राघव पढ़ता है, यहाँ राघव शब्द उद्देश्य है। देखिए वाक्य के जो अंग होते हैं, दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य होता है, एक होता है विधेय होता है। उद्देश्य का मतलब जो होता है कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है, जिसके विषय में हम कुछ बताते हैं, वही आपका उद्देश्य होता है, जिसे उसे उद्देश्य कहते हैं। प्रातः वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जगह आप पे जो कर्ता होते हैं वही उद्देश्य होते हैं। जैसे राघव पढ़ता है, यहाँ पे उद्देश्य क्या है? राघव। राघव शब्द क्या है? आपका उद्देश्य है। उद्देश्य के विभिन्न रूप, कुछ उद्देश्य के विभिन्न रूप हैं, उसके बारे में हम सब चर्चा करते हैं। वाक्य में उद्देश्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियार्थक, संज्ञा, वाक्यांश आदि के रूपों में आते हैं। जैसे अब ऐसा नहीं सिर्फ करता ही हो, यहाँ आप कह रहे हैं कि उद्देश्य के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे संज्ञा में मोहन किताब पढ़ता है। अब देखिए मोहन क्या है? मोहन आप कहेंगे मोहन एक कर्ता है, तो यह क्या है? यह आपका उद्देश्य है। मोहन किताब पढ़ता है, उद्देश्य इसमें क्या है? मोहन है। सर्वनाम, सर्वनाम की जैसे तुम गाते हो, अब तुम इसमें क्या है? कर्ता के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वही आपके सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे कर्ता के स्थान पर तुम प्रयोग किया गया, तो यह तुम आपका क्या है? सर्वनाम। विशेषण, मूर्ख व्यक्ति परेशान होता है। मूर्ख व्यक्ति परेशान होता है, यह विशेषण का उदाहरण हो गया। कह रहे हैं क्रियार्थक, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। क्रियार्थक संज्ञा की बात करें कि दौड़ना, दौड़ना क्या है? दौड़ना आपका, दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है। आगे कह रहे हैं वाक्यांश, पराधीन रहना आलसियों का काम है। इसमें वाक्यांश क्या है? पराधीन रहना आलसियों का काम है, ये इसमें भी उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमने समझा कि जो आपके उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य क्या, जिसमें पराधीन हो गया, दौड़ना हो गया, मूर्ख हो गया, तुम हो गया, मोहन हो गया। अब हम उद्देश्य का विस्तार समझते हैं कि उद्देश्य का विस्तार कैसे है। जैसे
उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द या शब्द समूह को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। अब देखिए इसका विस्तार कैसे हो रहा है। उपर्युक्त वाक्य में लंबे लंबे बालों वाली एक लड़की उद्देश्य का विस्तार है। किसका विस्तार है? उद्देश्य का विस्तार है। इस वाक्य में लंबे लंबे बालों वाली एक लड़की का विशेषण है कि उसकी विशेषता क्या है? उसके लंबे लंबे बाल हैं। कैसे बाल हैं? लंबे लंबे बाल हैं। यह उसकी विशेषता बता रहा है, उसका क्या है? विशेषण है। उद्देश्य के विस्तार शब्द विशेषण, संबंध कारक, सर्वनामिक, विशेषण, वाक्यांश आदि होते हैं। हम और कुछ समझते हैं इसमें। जैसे विशेषण समझते हैं। विशेषण, महान लोग पूजनीय होते हैं। महान लोग कैसे होते हैं? महान लोग पूजनीय होते हैं। यह क्या है? आपका विशेषण। इसमें महान लोग क्या है? महान लोग आपका क्या है? यह क्या विशेषण है। संबंध कारक, राम के पिता बाजार जाते हैं। देखिए राम के पिता, इसमें संबंध क्या हो रहा है? राम के पिता, एक संबंध आ रहा है ना, यह आपका संबंध कारक हो गया। सर्वनामिक, वह लड़का रोता है। सर्वनामिक विशेषण इसमें क्या है? वह लड़का जो है क्या ऐसा विशेषण है? यह आपका सर्वनामिक विशेषण है। वाक्यांश, अपने कार्य में लीन बालक बहुत अच्छे होते हैं। एक वाक्यांश की अगर हम बात करें तो यहाँ करें अपने कार्य में लीन बालक। अपने कार्य में लीन बालक बहुत अच्छे होते हैं। यह आपका वाक्यांश हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमने उद्देश्य को समझा, अब हम विधेय को समझते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्यकर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। किसकी बात करें? वाक्य उद्देश्य। आपने उद्देश्य समझ लिया। उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा कर्ता ही होते हैं। उद्देश्य जैसे मोहन घर जाता है तो इसमें मोहन क्या है? आपका उद्देश्य है। वही कह रहे हो, वाक्य में उद्देश्यकर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाएगा वही आपका विधेय कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, इसमें कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। यह आपका विधेय हो जाएगा। राम क्या होगा? उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पर जैसे करें राघव पढ़ता है, राघव पढ़ता है। अब राघव आपका क्या हो गया? राघव आपका उद्देश्य हो जाएगा और पढ़ना क्या आपका हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। राम आपका उद्देश्य हो गया, पढ़ना आपका विधेय हो गया। विधेय है। विधेय का विस्तार, विधेय का विस्तार कारक, क्रिया विशेषण, वाक्यांश, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियाघोतक कर्म के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कुछ उदाहरण हम समझते हैं। जैसे कारक, वह साइकिल से गया। किससे गया दोस्तों? वह साइकिल से गया। क्रिया विशेषण, वह धीरे धीरे पढ़ता है। कैसा पढ़ता है? क्या विशेषता है? वह धीरे धीरे पढ़ता है। उसकी कैसी विशेषता है? उसका धीरे धीरे विशेषता है। वाक्यांश, मोहन 8 बजे के बाद ही घर जाता है। यह आपका वाक्यांश है। पूर्वकालिक क्रिया, वह रोकर चला गया। पूर्वकाल मतलब पहले क्रिया क्या हो गई? वह रोकर, फिर वह क्या किया? चला गया। वह पहले रोया है, फिर उसके बाद गया है। यह आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। क्रियाघोतक, गाड़ी पों पों करती हुई निकल गई। क्रियाघोतक क्या है? अब यहाँ पे देखिए क्रियाघोतक का उदाहरण, गाड़ी पों पों करते हुए निकल गई। कर्म की अगर हम सब बात करें, मैं मोहन से पुस्तक लेता हूँ। इसमें कर्म क्या है? जिस चीज़ में कह रहे हैं कि मैं मोहन से पुस्तक लेता हूँ। कर्म क्या हो रहा है? मैं मोहन से पुस्तक लेता हूँ। यह कर्म का उदाहरण हो गया। अब हम वाक्य के कुछ भेद को समझते हैं। वाक्य के जो भेद हैं, जैसे वाक्य के भेद रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। वाक्य को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक रचना के आधार पर कर सकते हैं, एक हम अर्थ के आधार पर कर सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर जो भेद होते हैं, वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, पहला होता है सरल वाक्य, सेकंड है मिश्र या मिश्रित वाक्य, थर्ड है संयुक्त वाक्य। यह रचना के आधार पर वाक्य के भेद हो गए। अब हम समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ। सरल वाक्य, सबसे पहले हम सब सरल वाक्य समझते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और एक कर्ता होते हैं उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय रहते हैं। जैसे राघव गाता है, कह रहे जहाँ पे एक कर्ता हो, एक आपके क्रिया हो, तो वही आपका
सरल वाक्य कहलाता है। ऐसा अगर ना समझना, थोड़ा सा आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, ऐसा समझिए जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, जिसमें यह ज़्यादा सही है, जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, वह आपके सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे वह जाता है, वह गाता है, मोहन जाता है, मोहन गाता है, मोहन खाता है, यह सब आपके कैसे हैं, यह आपके सरल वाक्य के उदाहरण हैं। जैसे राघव गाता है, राघव उद्देश्य हो गया और गाना आपका विधेय हो गया। इस वाक्य में एक उद्देश्य राघव है और क्रिया विधेय क्या है, गाना है। अतः यह एक सरल वाक्य है। अब हम मिश्रित वाक्य समझते हैं। मिश्रित मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मिश्रित मतलब इसमें मिक्स हो। तो इसमें कह रहे हैं जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य प्रधान उपवाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई अंग वाक्य उपवाक्य हो तो मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। अब देखिए यह मिश्रित वाक्य, इसमें मैं जानता हूँ कि तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, यह कैसा वाक्य है, क्या मिश्रित वाक्य है। इस वाक्य में मैं जानता हूँ प्रधान वाक्य है और तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे आश्रित उपवाक्य है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे मिश्रित वाक्य क्या मतलब। हम आगे कुछ समझते हैं इसके बारे में। नोट, मिश्र वाक्य में उपवाक्य की जिससे जो ज्यों त्यों क्योंकि चूंकि यदि यद्यपि जहाँ जब तक इसलिए अतएव सो तथा चाहे अतः आदि जैसे अव्ययों से जुड़ते हैं उपवाक्य समझते हैं। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। जैसे राघव ने कहा कि वह गाएगा, जैसे उपवाक्य इसमें, जैसे राघव ने कहा कि वह गाएगा, क्या करेगा, वह गाएगा। प्रधान वाक्य इसमें, प्रधान वाक्य उपवाक्य, उपवाक्य के भेद हम समझते हैं। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। आप यहाँ पे समझ गए होंगे उपवाक्य का मतलब। जैसे कि वह गाएगा, वह गाएगा, ऐसा पद समूह जिसका अर्थ हो, जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, जिससे उद्देश्य को विधेय को उपवाक्य कहलाता है। जैसे राघव ने कहा, क्या कहा, कि वह गाएगा। अब हम सब उपवाक्य के कुछ भेद समझते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। हम इसके बारे में समझते हैं आगे। जैसे यहाँ पे करें संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह विवृत हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इस उपवाक्य के पूर्व की होता है। जैसे मोहन ने कहा कि मैं जाऊंगा। मोहन ने क्या कहा, कि मैं जाऊंगा। मैं नहीं जानता कि सीता कहाँ है। यह उपवाक्य। उपर्युक्त वाक्यों में मैं जाऊंगा और सीता कहाँ है, संज्ञा, ये सब क्या है, आपके उपवाक्य। से सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, यह चीज़ आपका क्या हो गया, यह आपका उपवाक्य होगा। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा क्या हो गया, मैं जाऊंगा आपका उपवाक्य हो गया। ये सब संज्ञा के। मोहन ने कहा, मोहन ने कहा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा क्या हो गया, आपका उपवाक्य हो गया। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि सीता कहाँ है। अब सीता कहाँ है, ये आपकी क्या है, आपकी उपवाक्य है। अब हम विशेषण उपवाक्य समझते हैं। विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य के पूर्व जो जैसा जितना इत्यादि आदि शब्दों का प्रयोग होता है, यथा मैंने केवल वह पुस्तक पढ़ा जो पतली थी। जैसे विशेषण उपवाक्य समझते, वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहाँ जो कल आया था विशेषण वाक्य है। जिसे जो कल आया था, यहाँ पे देखिए जो कल आया था, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कल आया था, यह क्या हो गया, यह आपका विशेषण उपवाक्य। वह आदमी, देखिए इसमें विशेषता क्या हो रहा है, जो कल आया था मतलब जो आदमी कल ही आया था वह आज भी आया है। उसकी विशेषता क्या है, वह कल भी आया था, वह आज भी आया है, इसलिए उस जो कल आया था वह विशेषण उपवाक्य हो गया। अब हम क्रिया विशेषण उपवाक्य समझते हैं।
क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहित हों उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता, अब देखिए क्रिया की विशेषता हो रहा है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जो ही मैं गया त्यों ही ट्रेन चली गई। मैं जैसे ही पहुंचा, मैं जो ही गया त्यों ही ट्रेन चली गई। बोलते हैं ना, जब हमने जैसे ही पहुंचा ट्रेन निकल गई। अब देखिए इसमें उपर्युक्त वाक्य में जब पानी बरसता है, जो ही मैं गया क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब पानी बरसता है, देखिए जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है, मेढक कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है। मेढक कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है। जो ही मैं गया, मैं जैसे ही पहुंचा, मैं जो ही गया त्यों ही क्या हुआ दोस्तों? त्यों ही ट्रेन चली गई। यह आपका क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कह रहे हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य के पूर्व जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यप इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, फल, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। अब हम संयुक्त वाक्य समझते हैं। क्या है संयुक्त वाक्य? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा प्रयुक्त हो। जैसे मैं बाजार गया, इसमें इसकी कैसी बात करें? संयुक्त वाक्य की बात करें। नाम से यह स्पष्ट हो रहा है संयुक्त वाक्य, इसमें मिला जुला वाक्य होगा। कह रहे हैं कि जैसे मैं बाजार गया और मोहन आया, इसमें दो चीज़ें हो रहा है, मैं बाजार गया और मोहन आया। इस वाक्य में दो सरल वाक्य को जोड़ने वाला संयोजक और है। इसमें जो संयोजक है दोस्तों, और क्या जोड़ा है इसे? मैं बाजार गया और मोहन आया। इसमें जो और है वह जोड़ रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। मैं बाजार गया, इसको जोड़ा, और मोहन आया, दो चीज़ें एक में इंक्लूड हो रही। नोट, संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब हम समझते हैं अर्थ के आधार पर जो, एक मिनट, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से? संयुक्त वाक्य के प्रकार, संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। अब हम सब जिसे 8 होते हैं इसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम सब संयुक्त वाक्य के प्रकार समझते हैं, जो 4 प्रकार से होते हैं संयुक्त वाक्य: संयोजक, विभाजक या विरोध सूचक, विकल्प सूचक और परिणाम बोधक। तो आइए हम सब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे संयोजक। सबसे पहले क्या समझते हैं? संयोजक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़ा हो। जैसे फर्स्ट है, मोहन पढ़ा और सीता लिखी। देखिए इसमें और के जरिए क्या संयोजक मतलब क्या हो रहा है? संयोजक मतलब होता है जब दो चीज़ों को कोई शब्द आपस में जोड़ दे तो वह आपका संयोजक कहलाता है। इसमें संयोजक क्या है? और है। रमेश गया और राधा आई, इसमें और क्या है? संयोजक है। सोनू गया और मोनू ने डांस किया, इसमें संयोजक क्या है? और है। विभाजक, जब साधारण या मिश्र वाक्य का परस्पर विरोध का संबंध रहता है। जैसे विभाजक की अगर हम से बात करें जब साधारण या मिश्र वाक्यों का परस्पर विरोध रहता है, विरोध का संबंध रहता है। जैसे विनोद परिश्रम तो बहुत किया पर पास नहीं हुआ। इसमें देखिए जब साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य का परस्पर विरोध का संबंध रहता है, कह रहे विनोद तो परिश्रम बहुत किया पर पास नहीं हुआ। देखिए इसमें विरोध हो रहा है ना, यही चीज़। राघव बहुत तेज कार्यालय तो गया पर पहुंच नहीं पाया, इसमें भी विरोध हो रहा है। अब विकल्प सूचक समझते हैं, जब दो बातों में से किसी एक बात को स्वीकार करना होता है। जैसे या तो स्कूल जाओ या काम करो, जैसे बच्चे से बोलते हैं ना, या तो पढ़ो या फिर काम करो। तो जब दो चीज़ों में से हम एक विकल्प को चुनते हैं तो आपका विकल्प सूचक कहलाता है। या तो खेलो या पढ़ाई करो, या तो गाओ या तो नृत्य करो। अब परिणाम बोधक समझते हैं, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य, साधारण या मिश्र वाक्य का परिणाम बताता है। जैसे रास्ते में बहुत तेज धूप है इसीलिए मैं नहीं आ सकता, इसमें क्या करें?
परिणाम, परिणाम क्या निकल रहा है, रास्ते में बहुत तेज़ धूप है इसलिए मैं नहीं आया, मैं नहीं पहुंचा क्योंकि बारिश हो रही थी। अब इसमें परिणाम क्या निकल रहा है, परिणाम बोधक, मतलब बारिश हो रही थी इसलिए हम नहीं पहुंच पाए। वृक्षारोपण नहीं हो रहा है इसलिए पर्यावरण दूषित हो रही है। क्यों नहीं, क्योंकि वृक्षारोपण नहीं हो रहा है इसलिए पर्यावरण जो है आपका दूषित हो रहा है। अत्यधिक उष्ण के कारण आज बारिश हो सकती है। किसके कारण हो सकती है, अत्यधिक उमस के कारण आज बारिश हो सकती है। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को समझते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। यह दोस्तों अर्थ के आधार पे था जो हमने 8 प्रकार से आपको बताया था। ये सभी 8 प्रकार के, इनके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। विधिवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत मेरा देश है, रमेश गाना गाता है, राधा स्कूल जाती है, सोहन क्रिकेट खेलता है, गौरव रामायण पढ़ता है। यह सब वाक्य विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। विधिवाचक वाक्य को विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। आगे हम समझते हैं निषेधवाचक। क्या है दोस्तों, निषेधवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के निषेध का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊंगी, राघव सही काम नहीं करता, कंस सच्चाई के रास्ते पे नहीं चलता था, मोहन क्रिकेट नहीं खेलेगा। यह सब दोस्तों निषेधवाचक, इसमें क्या हो रहा है, नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो यह सब आपके निषेधवाचक वाक्य हैं। अब है आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे किसी आज्ञा का बोध हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे वहाँ जाकर बैठिए, तुम बाजार जाओ, कृपया शांति बनाए रखें, तुम मेरे साथ चलो, तुम गाओ। इसमें देखिए एक आज्ञा दिया जा रहा है, तुमको मेरे साथ चलना है, तुम जाके गाना गाओ, मतलब इसमें आदेश दिया जाए, आज्ञा दिया जाए, वह आपका आज्ञावाचक वाक्य होता है। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य से आप समझ रहे हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाए। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम पढ़ोगे, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य। तुम क्या खाओगे, सलीम कब आएगा, यह सब आपके प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब विस्मयाद बोधक, विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें किसी आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जैसे कोई से आश्चर्य हो, अरे तुम आ गए, शाबाश तुम जीत गए, ओह मैं फेल हो गया। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आपके विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब संदेहवाचक, जिसमें संदेह, वह चला गया होगा, जिसे आपने बोला किसी को भेजा, आप सोचेंगे क्या वह पहुंच गया होगा, क्या वह चला गया होगा, या फिर क्या वह कहीं रुका तो नहीं है। ऐसे जो वाक्य आते हैं तो आपके संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें इच्छा हो। जैसे ऐसे वाक्य जिससे किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम सफल हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें, जिससे हमारी इच्छा है, हाँ हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो आशीर्वाद देना वह सब इच्छावाचक के अंतर्गत आता है। तो हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो, यह सब दोस्तों आपके इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। अब हम संकेतवाचक समझते हैं। संकेतवाचक, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, वह संकेतवाचक कहलाता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, इसमें एक दूसरे पर निर्भर है, अगर तुम परिश्रम करोगे तब सफल होगे। कहने का मतलब है तुम सफल होगे तब कब, जब परिश्रम करोगे। अगर तुम ध्यान देते तो ऐसा ना होता, अगर तुम जल्दी उठोगे तो स्वस्थ रहोगे। स्वस्थ कब रहोगे, जब तुम जल्दी उठोगे। मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पे हम सब दोस्तों जो आपके वाक्य थे, वाक्य के बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसके बारे में समझते हैं। इसमें हम सब कुछ विगत वर्ष के क्वेश्चन को समझते हैं जो कि आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वाक्य शुद्ध है, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मोहन और गीता गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, कुछ तो क्लियर होना चाहिए। गलत हो जाएगा दोस्तों, गीता और मोहन गा रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। मोहन और गीता गा रहे हैं, ये तो भी सही दिख रहा है। मोहन और गीता गा रही हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है देखिए,
कह रहे हैं पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है। देखिए इसमें कह रहे हैं पिता ने समझाया, किसने समझाया? पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? यह सरल वाक्य तो होगा नहीं, इच्छावाचक तो है नहीं, आज्ञावाचक भी नहीं, मिश्र वाक्य। यह दोस्तों कैसा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। जब दो वाक्य एक में ही जुड़े तो वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य क्या है। जैसे शुद्ध वाक्य, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। क्या बोलने में सही लग रहा है? आप कहेंगे नहीं। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ये तो सही दिख रहा है। अभी और देखते हैं, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीद ली है, ये तो गलत हो जाएगा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे। देखिए बोलने में जो सबसे बेटर लग रहा है वो आपका बी होगा। डी आप एक बार सोच सकते हैं, लेकिन यह गलत होगा क्योंकि बोलने में नहीं। देखिए आप बोलिए, खुद से बोलने का प्रयास करिए। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे, तो बोलने में थोड़ा सा नहीं सही दिख रहा है। तो जो सही दिख रहा है बी ऑप्शन, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। तो ऑप्शन इसमें बी इज राइट आंसर। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। इसमें जो शुद्ध रूप है, कह रहे हैं कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। क्या ये शुद्ध है? होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, या फिर हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। देखिए हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है और हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह। देखिए यहाँ पे कन्या की विवाह बोलने में सही लग रहा है, कन्या का विवाह। देखिए सौभाग्यवती आप कब बोलेंगे और आयुष्मती कब बोलेंगे? देखो विवाह होने से पहले की बात किया जा रहा है, होने जा रहा हुआ नहीं है, आप इसमें आयुष्मती बोलेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए बोलने में क्या ज़्यादा बेटर दिख रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, या फिर हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। बोलने में जो बेटर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये भी दोस्तों यूपी टेट सेकंड पेपर में पूछा गया था 2011 में, जो आपका यूपी टेट एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। जो शुद्ध रूप है उसको चुनना है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या फिर हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, या फिर हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। ये भी आपका यूपी टेट सेकंड पेपर 2011 में ही ये क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे हम सब दोस्तों वाक्य के बारे में आप समझा कि वाक्य कैसे होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, इनसे जो आपके यूपी टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में भी चर्चा किया। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमसे फिर आपसे एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।